हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अंजलि पीसीबी पर आपका वेलकम है। आज हम सेमीकंडक्टर के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको बहुत यूजफुल होंगे चैप्टर के लिए समझने के लिए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारी कम्युनिटी और भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्शन एंड सेमीकंडक्टर को भी अच्छे से समझा था, लाइंस बाय लाइंस और वर्ड बाय वर्ड समझ लिया था। अब हम इससे आगे समझना शुरू करेंगे। अगर आपको पिछले टॉपिक से कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड मेरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप की भी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे एनसीईआरटी को समझना लाइंस बाय लाइंस वर्ड बाय वर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, अब ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, इससे हम क्या समझते हैं। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी आइसोलेटेड एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी भी आइसोलेटेड एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके ऑर्बिट पर डिपेंड करती है। काय पे डिपेंड करती है? उसकी ऑर्बिट पे डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसकी एनर्जी, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के पोजीशन पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन जब एटम एक साथ अगर सॉलिड बनाते हैं तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। ऑर्बिट में वो डिस्टेंस पर मूव करते हैं और अगर किसी सॉलिड सॉलिड को बनाते हैं तो वो एटम्स पास पास आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, मतलब करीब आ जाते हैं। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब जो उसकी एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट, इस ओवरलैपिंग के कारण इस ओवरलैपिंग के कारण जो एटम के इलेक्ट्रॉन, जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट यानी अलग अलग नहीं रहती, बल्कि वो एनर्जी बैंड में बदल जाती है। अलग अलग नहीं रहती बल्कि वो क्या हो जाती है? एनर्जी बैंड में बदल जाती है। कैसे बदलती है? जैसे कि जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल ओवरलैप होती है। इस ओवरलैपिंग के कारण एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग नहीं रहते, अरे सॉरी, हो नहीं जाते, अलग अलग नहीं रहते बल्कि वो एनर्जी बैंड में बदल जाते हैं। मतलब वो ओवरलैप में अलग अलग नहीं होते, वो एनर्जी बैंड में बदल जाते हैं। ये बैंड जैसे कि, ये बैंड क्या होते हैं? जैसे कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इसे हम डिटेल्स में चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। बट व्हेन द एटम कम टुगेदर सॉलिड, हाँ सॉलिड अभी मैंने समझा है, क्लोज टू ईच अदर, जब वो पास पास आते हैं, सो द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज, कुड इवन ओवरलैप करते हैं। दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन द इन सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द क्रिस्टल, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जो बैलेंस बैंड वो बैंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसे बैंड गैप कहते हैं। इस बैंड गैप की साइज से पता चलता है कि मटेरियल कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर है। इस तरह से जब एटम सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उनकी एनर्जी इस तरह से जब एटम सॉलिड फॉर्म करते हैं, इस तरह से जब एटम सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह जब सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को तय करती है। देखो क्या होता है जब एटम सॉलिड बनते हैं, मतलब जब एटम सॉलिड बनते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल ओवरलैप करती है और एनर्जी बैंड बनते हैं। एनर्जी बैंड कौन कौन से बनते हैं? बैलेंस बैंड बनते हैं और कंडक्शन बैंड बनते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या करते हैं? बदल जाते हैं, काय में? बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में। आई समझ? अब हम पढ़ेंगे आगे। सो द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम्स वेरी वेरी क्लोज, would even overlap. This would make the nature of electron motion is solid very different from that isolated atom. इसका मतलब है कि जब नेबरिंग एटम एक साथ आते हैं, मतलब उनके जो पड़ोसी एटम है जब वो एक साथ आते हैं तो उनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बहुत करीब आ जाते हैं। तो जो उनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं और कभी कभी तो वो ओवरलैप भी कर जाते हैं, कभी कभी क्या कर जाते हैं? ओवरलैप भी कर जाते हैं। ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन मोशन का नेचर आइसोलेटेड एटम से काफी अलग हो जाता है। ओवरलैपिंग से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो आइसोलेटेड एटम से काफी डिफरेंट हो जाता है, काफी डिफरेंट हो जाता है। तो आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन अपने, तो आइसोलेटेड एटम से हम क्या समझते हैं? आइसोलेटेड एटम से हम क्या समझते हैं? तो आइसोलेटेड एटम यानी आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स होती है। क्या होती है? आइसोलेटेड में फिक्स होती है। लेकिन जब एटम एक सॉलिड बनते हैं, जब एटम एक सॉलिड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की उनके नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जो उनके अगल बगल के पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट नहीं होती, मतलब अलग अलग नहीं होती।
बल्कि कंटिन्यू एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से अलग अलग नहीं होती, वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाती है। आई समझ? तो ये ओवरलैपिंग से क्या होता है, तो जो ये ओवरलैपिंग और बैंड फॉर्मेशन से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा फ्रीडम मिलती है। इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? ज्यादा फ्रीडम मिलती है, जिससे वो इजीली मूव कर सकते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? इजीली मूव करते हैं। इस तरह से सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का बिहेवियर भी चेंज होता है। क्या क्या चेंज हो जाता है? कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मोशन इसीलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मोशन और उसकी एनर्जी स्टेट आइसोलेटेड एटम से काफी अलग होती है। ओके, आई समझ? अब शॉर्टकट में समझाती हूँ। जब नेबरिंग एटम अगर सॉलिड बनते हैं, जो आसपास के एटम्स हैं वो सॉलिड बनते हैं, उनके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन आइसोलेटेड एटम से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इधर से। ये इतना हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इधर से। इनसाइड द क्रिस्टल each electron has a unique position and no two electron see exactly the same pattern of surrounding charge। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो क्रिस्टल के अंदर हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक पोजीशन होता है। क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक पोजीशन होता है, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम नहीं होते, सराउंडिंग को नहीं देखते और सराउंडिंग को भी नहीं देखते। इस वजह से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। इसका मतलब है क्रिस्टल के अंदर हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक पोजीशन होता है, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम नहीं होते, सॉरी, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम सराउंडिंग को नहीं देखते। इस वजह से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है। ओके, अब आगे। जब एटम एक क्रिस्टल देखो ऐसे समझो, जब एक एटम है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो उनके सराउंडिंग एटम का अरेंजमेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है। मतलब उनके अलग बगल के एटम्स का अरेंजमेंट भी अलग होता है। इस अलग अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है, जो उनकी एनर्जी लेवल को तय करते हैं। ये अलग अलग लेवल जब एक साथ आते हैं तो वो एक कंटिन्यू रेंज में बदल जाते हैं, जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। एक कंटिन्यूअस रेंज में बदल जाते हैं, जिसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड दो मेन टाइप के होते हैं। बैलेंस बैंड अभी बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और करंट कैरी करते हैं। इस तरह से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इस तरह क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर और उसकी एनर्जी लेवल कंटिन्यू एनर्जी वेरिएशन से एनर्जी बैंड्स बनते हैं, जो सॉलिड के इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे समझिए, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हर इलेक्ट्रॉन का यूनिक पोजीशन होता है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल अलग होता है। यूनिक पोजीशन होता है तो एनर्जी लेवल अलग होता है, जो कंटिन्यू एनर्जी वेरिएशन से एनर्जी बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड बनाते हैं। द एनर्जी बैंड above the balance above the balance band is called conduction band with no external energy on the balance electron we reside in balance band is the lowest level in the conduction। इसका मतलब है कि जब एनर्जी बैंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को इंक्लूड करता है, उसे बैलेंस बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड किसे कहते हैं? जब एनर्जी बैंड बैलेंस, जो एनर्जी बैंड है, जब एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को इंक्लूड करता है, उसे हम बैलेंस बैंड कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? क्या आपको पता है? तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं बताती हूँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं और एटम की केमिकल बॉन्डिंग और प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। एटम की केमिकल बॉन्डिंग और प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं जब एटम एक क्रिस्टल में अरेंज होते हैं। जब क्या होते हैं? क्रिस्टल में अरेंज होते हैं एटम। उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल एक स्पेसिफिक रेंज में होती है, जो बैलेंस बैंड कहलाती है। जो क्या कहलाती है? बैलेंस बैंड कहलाती है। उनकी एनर्जी एक स्पेसिफिक रेंज में अरेंज होती है, वही बैलेंस बैंड कहलाती है। और ये बैंड उन इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। इस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। इस बैंड के ऊपर क्या होता है? एवं कंडक्शन बैंड होता है विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बैलेंस सॉलिड में प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझने में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मटेरियल की कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसको शॉर्ट में समझिए। बैलेंस बैंड को एनर्जी बैंड है। बैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को इंक्लूड करता है और केमिकल बॉन्डिंग में डिटरमाइन करता है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड एनर्जी बैलेंस बैंड, अभी मैंने बता दिया इसके बारे में। बैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड एबव बैलेंस बैंड कॉल्ड, उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रीच द बैलेंस बैंड। द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैवेंस टू लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ बैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड कैन इजीली मूव, क्योंकि द कंडक्शन बैंड नॉर्मली द कंडक्शन बैंड एम्प्टी, क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या होता है? खाली होता है। बट व्हेन इज ओवरलैप ऑन बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इनटू दिस। अब इसको समझिए, मैं समझाती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैंड बैलेंस बैंड के ऊपर होता है, उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ओके,
कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ज्यादा एनर्जी रखते हैं और फ्री होते हैं, ज्यादा एनर्जी रखते हैं और फ्री होते हैं, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रखते हैं और फ्री होते हैं। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल राइज। इसका क्या मतलब, जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती तो सभी, जब एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती तो सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। If the lowest level the conduction band happen to be lower than highest level of the valence electron, the electron from the valence band can easily move into the conduction band normally the condition and with empty। इसका मतलब क्या है, अगर कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल बैलेंस बैंड में हाईएस्ट लेवल के लोअर है तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड मूव होता है, काफी आसान हो जाता है। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड एम्प्टी, नॉर्मली कंडक्शन बैंड खाली होता है, लेकिन जब ये बैलेंस बैंड से ओवरलैप करता है तब इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से मूव कर सकते हैं। ये सिचुएशन मेटेलिक कंडक्टर के लिए होती है, ये सिचुएशन काय के लिए होती है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए होती है, ये सिचुएशन मेटेलिक कंडक्टर के लिए होती है। ओवरलैप करते हैं तो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं। दिस सिचुएशन केस मेटेलिक कंडक्टर के लिए होती है। इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड ऑल रिमेन्स बाउंड एंड नो फ्रीली इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या है, अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप है तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं, यानी वो फ्री नहीं होते। इस सिचुएशन को इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है जहां एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ओके, द मेक ऑफ मटेरियल इंसुलेटर, मतलब ये सिचुएशन काय के लिए है, इंसुलेटर के लिए है। मतलब अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, अब ये बैलेंस बैंड है, इनके बीच में ये गैप है तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं। मतलब जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड रहते हैं, यानी वो फ्री नहीं होते। इस सिचुएशन को हम इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं और सेमीकंडक्टर कहते हैं जहां एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जहां ये एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जहां एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दिस मेक मतलब ये काय के लिए बना है, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए। जब एक मटेरियल इंसुलेटर होता है तो उसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एक एनर्जी गैप होता है, लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को इंटरनल एनर्जी मिलती है तो वो इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब ये है कंडक्शन बैंड, ये है एनर्जी गैप, ये है बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, ठीक है, ये है एनर्जी गैप होता है, ओके। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी मिले, जैसे कि थर्मल एनर्जी, अगर इसे मिले तो वो इस गैप को क्रॉस कर जाते हैं, इस गैप को क्रॉस कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। आई समझ, अगर समझ आई हो तो लाइक्स कर दे इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड ऑल रिमेन्स बाउंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी। व्हाट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड में गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस, देखो ये तो बताया कि अगर उसे एक्सटर्नल एनर्जी मिली तो वो बैलेंस बैंड को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। एंड द बैलेंस बैंड द देन इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। एट सेम टाइम दे क्रिएट वेकेंट एनर्जी लेवल इन बैलेंस बैंड when other valence electron can move, thus the process create the possibility of conduction due to electron in conduction band as well as due to vacancy in valence band। कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, बट इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से समझाते हैं। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, ये है कंडक्शन बैंड, ये है एनर्जी गैप, ये है बैलेंस बैंड। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं, इस प्रोसेस से बैलेंस बैंड में वैकेंसी या खाली जगह बन जाती है, इस प्रोसेस से यहाँ वैकेंसी या खाली जगह बन जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह देती है। जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि बैलेंस बैंड है, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया तो यहाँ एक खाली जगह बन गई, तो खाली जगह में ये इलेक्ट्रॉन जाके चला जाएगा, फिर ये जंप कर जाएगा, ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या मिल गई, जगह मिल गई। कंडक्शन बैंड की प्रोसेस सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती जो कंडक्शन बैंड में है। मतलब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, प्रोसेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती जो कंडक्शन बैंड में, बल्कि उन वैकेंसी की वजह से भी होती है जो बैलेंस बैंड में बनती है। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में ही प्रोसेस नहीं होती, इनकी जो वैकेंसी बनती है यानी खाली जगह बनती है, उससे भी क्या होती है, प्रोसेस होती है, बैलेंस बैंड में बनती है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। ये क्या करते हैं, ये जो वैकेंसी है और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 10 प्रोसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसी बैलेंस बैंड। वैकेंसी कहाँ बनती है, बैलेंस बैंड में बनती है, ना कि कंडक्शन बैंड में बनती है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं आगे। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा कि नहीं, ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए एंड अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करिए। लेट्स अस कंसीडर व्हाट हैपन इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम। ओ भाई, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करते हैं, तो इन दोनों में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अलग होती है। इन दोनों की जो सिलिकॉन की है और जो जर्मेनियम की है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल होती है, दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट n=3 में होता है। तो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट n=3 में होता है, वाइल जबकि जर्मेनियम का फोर्थ ऑर्बिट में होता है। जर्मेनियम का क्या में होता है, फोर्थ ऑर्बिट में होता है। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 3s और 3s और 3p ऑर्बिटल में होते हैं। और जर्मेनियम के पास भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 4s और 4p ऑर्बिटल में होते हैं। 4s और 4p ऑर्बिटल में होते हैं। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस और जर्मेनियम में होते हैं, बट इसमें 3s और 3p में होते हैं और इसमें 4s और 4p में होते हैं। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ अंदर एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग अलग है। उनके स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग अलग है। सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम से थोड़ी ज्यादा होती है, सिलिकॉन की ज्यादा होती है और जर्मेनियम की थोड़ी कम होती है, क्योंकि सिलिकॉन को बैंड गैप छोटा होता है। क्योंकि जो सिलिकॉन का बैंड गैप है वो छोटा होता है, और सिलिकॉन का बैंड गैप क्या होता है, छोटा होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचने में आसानी होती है। और जर्मेनियम में बैंड गैप थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छे सेमीकंडक्टर है। तो शॉर्ट में समझिए, सिलिकॉन n=3 होता और जर्मेनियम n=4 होता। ओके, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट अलग है, लेकिन दोनों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 हैं, होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, अभी बताया था। सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम से ज्यादा होती है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम से ज्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आजकल यूज होते हैं उनका बेस या तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जैसा यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम पर होता है, या फिर कंपाउंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पर। लेकिन the number of electron in outermost orbit 2s 2p electron, hence the total number of electrons the crystal 4n, the maximum possible electron the orbitals 8। हाँ, तो इसको समझिए, इसे इतना समझाते हैं, यहाँ से इतना। तो देखिए, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि उस एटम का बैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ये 2s कहाँ गया, ये 2s और 2p, ये 2s और 2p ऑर्बिटल में हो सकता है, 2s और 2p ऑर्बिटल में हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि क्रिस्टल में टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन 4n है, इसका मतलब है कि क्रिस्टल में n एटम है, इसका मतलब है कि क्रिस्टल में क्या है, n एटम है, और हर एटम के पास 4 आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर n एटम है तो उसका कंबाइंड टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्या है, क्या आप समझना चाहेंगे? इसका मतलब है कि जो 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 टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो n एटम टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो n एटम इक्वल टू होगा 4ne। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझने में मदद करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास n एटम है तो उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन का टोटल 4n होगा, जिसमें टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल क्या होगा, 4n होगा। अगर आउटर मोस्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट 2s + 2, इसे समझते हैं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, कहाँ गया, 8 है, तो इसका मतलब है कि 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बनाता है। जब आप कहते हैं कि 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि क्रिस्टल में n एटम है और हर एटम के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो अगर हर एटम के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन बाय एटम n इक्वल टू 4ne। टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन और n एटम इक्वल टू 4ne इलेक्ट्रॉन, ये होगा इसका फॉर्मूला।
जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो इसकी क्रिस्टल लैटाइस में एटम के बीच का डिस्टेंस इतना है कि ये एनर्जी बैंड दो अलग अलग बैंड में स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब इतना है कि ये है कंडक्शन बैंड और ये है बैलेंस बैंड, तो ये दो अलग अलग में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जो एनर्जी गैप में सेपरेट होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में एनर्जी बैंड दो बैंड में स्प्लिट होते हैं, बैलेंस बैंड फोर फील्ड, बैलेंस बैंड फोर फील्ड एनर्जी सेपरेट हो जाते हैं, ईजी लोअर बैंड, बैलेंस बैंड फोर फील्ड, और कंडक्शन बैंड फोर एन एम्पिटी, जो एनर्जी गैप से सेपरेट होते हैं, जो क्या होते हैं, एनर्जी गैप से सेपरेट होते हैं। अदर बैंड कंसिस्ट ऑफ फोर एन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड। जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करते हैं तो हर एटम में के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्बिटल में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। ये डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब है कि किसी भी एनर्जी लेवल पर नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें स्पेसिफिक एनर्जी वॉल्यूम पर ही होना होता है। पर एटम के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे कि sp d और f ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी लेवल होती है, और जब एटम एक क्रिस्टल लैटाइस बनाते हैं तो इसकी एनर्जी लेवल इंटरकनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है। Energy level in the conduction band is so EC and highest energy level in the balance band so in EV above EC and EV below। above EC ऊपर होता है, EV नीचे होता है। there are large number of closely packed energy levels so in figure। इसका मतलब है कि जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात होती है तो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसमें एनर्जी लोएस्ट होती है, कम होती है। लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ईसी, इसे हम ईसी से डिनोट करते हैं, ईसी से डिनोट करते हैं एनर्जी लेवल के जहां ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंटर करते हैं। एनर्जी लेवल के द्वारा जहां इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंटर करते हैं उसे हम इंटर कर सकते हैं। बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ईवी कहते हैं। बैलेंस बैंड में क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसे हम ईवी कहते हैं, डिनोट किया जाता है। ये दो एनर्जी लेवल है, क्या है, ये दो एनर्जी लेवल है जहां तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एनर्जी गैप क्या है, मतलब ईजी क्या है, तो ईसी और ईवी के बीच का ये जो बीच का एनर्जी गैप होता है, ये गैप डिफाइन करता है कि एनर्जी को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो मेटल्स की एनर्जी बैंड गैप के बारे में मेटल्स की प्रॉपर्टी को समझने के लिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का रिलेशन देखना होता है। तो जो इट मे बी लार्ज स्मॉल जीरो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल द डिफरेंट सिचुएशन। अगर हमें मेटल्स की एनर्जी बैंड गैप के बारे में जानना है तो हमें मेटल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की रिलेशन को देखना होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेटल की कंडक्टिविटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे केस 1। This refer to a situation as so in figure 14.2 ये है 14.2। तो 14.2 ones can be metals either when the conduction band is partially filled and balance band is partially empty, or when the conduction and balance band overlap। when there is overlap electron balance band can easily move conduction band। इसका मतलब क्या है, पहले हम इतना समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि जब बैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, जो बैलेंस बैंड है जो पार्शियली एम्प्टी होता है, तो ये सिचुएशन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए काफी फेवरेबल होती है। क्या होती है, काफी फेवरेबल होती है। तो जो पहला है पार्शियली एम्प्टी, यहाँ लिखा पार्शियली एम्प्टी, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो पार्शियली एम्प्टी बैलेंस बैंड जब बैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी स्टेट खाली होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली एम्प्टी का मतलब है जो कुछ एनर्जी स्टेट है वो खाली होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल पर है वो आसानी से हायर एनर्जी लेवल तक जंप कर जाते हैं, लेवल एनर्जी तक जंप कर जाते हैं। ये जंप कंडक्शन बैंड तक भी हो सकता है। ये जंप कहां तक हो सकता है, कंडक्शन बैंड तक भी हो सकता है। कंडक्शन का प्रोसेस, अब कंडक्शन का कैसे प्रोसेस होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन, अब कंडक्शन प्रोसेस देखेंगे, इस बात को समझेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट में फ्लो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड है पार्शियली फिल्ड, लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, दिस सिचुएशन मेक्स लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कंडक्शन बैंड व्हेन बैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी। मतलब electron can lower level can move travel making conduction possible, therefore resistance such material lower conductivity to higher conductivity। अब ये lower conductivity to higher conductivity का मतलब क्या है, lower conductivity to higher conductivity का मतलब समझिए पहले। तो जो lower रेजिस्टिविटी और हायर कंडक्टिविटी है, लोअर रेजिस्टिविटी या हायर कंडक्टिविटी है, इस सिचुएशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और वो आसानी से, अगर रेजिस्टिविटी लो होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एनर्जी फ्लो होगी। तो अवेलेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आसानी से मूव करेंगे, इसलिए मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होता है, इसीलिए मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लो होता है। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि करंट का फ्लो इजीली होता है। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो समझ लीजिए करंट का फ्लो बहुत ज्यादा या इजीली फ्लो होगा, इसलिए कंडक्टिविटी हाई होती है। और कंडक्टिविटी हाई होती है, जहां कंडक्टिविटी हाई होती है वहां रेजिस्टेंस लो होता है। समझ में आया? इस तरह से पार्शियली एम्प्टी वैलेंस बैंड की वजह से मेटल और कुछ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का प्रोसेस एफिशिएंट होता है। क्या होता है? प्रोसेस एफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। यहाँ से ये ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड हुआ, इजी एनर्जी जीरो है, ये बैलेंस बैंड है। ये इम्पिटी कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। ये एनर्जी गैप है। और यहाँ ये कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी बैंड गैप है। मैंने आपको ये समझा दिया। ये बी वाला इंसुलेटर का है और ये सी वाला सेमीकंडक्टर का है और ये ए वाला मेटल्स का है। ए वाला काय का है? मेटल्स का है। तो ए वाला मेटल्स का है। तो ए वाला मेटल्स का है, ये वाला मेटल्स का है। तो समझिए जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, ये है बैलेंस बैंड, जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट की फ्लो कर सकते हैं। मतलब इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। कंडक्शन में कंडक्टिविटी के ग्राफ में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और इंसुलेटर के ग्राफ में क्या होगी? रेजिस्टिविटी कम होगी। और इसमें कंडक्शन और सेमी कंडक्टर में इंटरमीडिएट होगी। समझेंगे केस सेकंड। इन दिस केस सो इन फिगर 14.2 a large band gap Eg exists, Eg energy level greater than 3 eV. There are no electron in conduction band and therefore no electrical conduction is possible. Note that the energy gap is large. The electron cannot be excited from valence band to the conduction band by thermal excitation. This is the case of insulator. मैंने बताया कि जो बी वाला ग्राफ है वो क्या है? इंसुलेटर का है। तो अब हम समझते हैं, जब किसी मेटल में लार्ज बैंड गैप होता है, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन भी, Eg एनर्जी गैप लार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन बोल्ड होता है, तो उसका बिहेवियर इंसुलेटर की तरह होता है। उसका बिहेवियर कैसा होता है? इंसुलेटर की तरह होता है। तो हम क्या करते हैं? पहले एनर्जी बैंड गैप को देखते हैं। ये है बी वाला केस, बी का ये है ग्राफ, ये केस बी का ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि जब किसी मेटल में लार्ज बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन बोल्ड होता है तो उसका बिहेवियर इंसुलेटर होता है। उसका बिहेवियर इंसुलेटर है, एक इसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। तो लार्ज बैंड गैप का मतलब क्या है? तो लार्ज बैंड गैप का मतलब क्या है? ये है लार्ज बैंड गैप। तो इसका मतलब क्या है? जब बैंड गैप इतना बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है बैंड गैप, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोल्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में काफी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है। इस वजह से बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए पड़ती है। ये किस केस में होता है? इंसुलेटर के केस में। इसीलिए कंडक्शन बैंड खाली होता है। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए पड़ती है। क्यों चाहिए पड़ती है? क्योंकि इसका जो इसका लार्ज बैंड गैप है बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, इस वजह से। अब पढ़ेंगे थर्ड केस। एक वर्ड और है यहाँ, नंबर इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। एक क्वेश्चन आया इसमें इंसुलेटर के में कि जो नंबर है इलेक्ट्रॉन के वो कंडक्शन बैंड में कितने होंगे। तो इस सिचुएशन में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इंसुलेटर की केस में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होती इंसुलेटर में, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जो कि कंडक्शन बैंड में नहीं है, क्योंकि बैलेंस बैंड बहुत बड़ा है। इसकी वजह से बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड तक नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बन पा रही है। इसीलिए क्या हो रहा? करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा। इसीलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते इंसुलेटर की केस में, याद रखना। अब एक वर्ड है इसमें थर्ड केस में, थर्मल एक्साइटेशन की कमी। थर्मल एक्साइटेशन से इसमें इंसुलेटर में हम क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है कि जो थर्मल एक्साइटेशन की कमी है, इस बॉन्ड बैंड गैप की वजह से थर्मल एनर्जी जो कि रूम टेम्परेचर पर होती है, थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर होती है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट नहीं कर सकती। इंसुलेटर में जो थर्मल एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर पर वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक एक्साइट नहीं कर पाती, मतलब जंप नहीं कर पाती। इससे क्या होता है? इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत लिमिटेड होता है। इस तरह से लार्ज बैंड गैप वाले मटेरियल इंसुलेटर होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती और ये करंट को फ्लो करने से रोकते हैं। अब हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड, दिस सिचुएशन इज सो इन फिगर हियर, फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप Eg greater than Ev less than EV exit because of small band gap at room temperature. Electron balance, electron can acquire enough energy, cross energy and enter the conduction band. These electron through a small number can move in the conduction band. Here resistance semiconductor is not high as that of insulator. इसका मतलब क्या है? थर्ड 4.2 का थर्ड ग्राफ। अब हम इस ग्राफ के बारे में जानेंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली है। प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत से आपको हर एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट तो बनता है ना।
तो जब किसी मटेरियल में फाइनाइट लेकिन छोटा बैंड हो, फाइनाइट लेकिन छोटा बैंड हो, बैंड गैप हो, मतलब Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बिहेवियर सेमीकंडक्टर की तरह होता है। किसका होता है? जब किसी मटेरियल में फाइनाइट लेकिन बैंड गैप छोटा हो, बैंड गैप क्या हो? छोटा हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बिहेवियर सेमीकंडक्टर की तरह होता है। इसका बिहेवियर कैसा होता है? सेमीकंडक्टर की तरह। फाइनाइट बैंड गैप से, फाइनाइट बैंड गैप का मतलब क्या है? जब बैंड छोटा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं होता। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन्हीं के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए पड़ती, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए पड़ती। जब कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो उनका इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस पर होता है। जब कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो उनका इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस पर होता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम होता है। जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम होता है। हमने अभी पढ़ा था कि इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन के लिए आइडियल बनाती है। क्या बनाती है? आइडियल बनाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से थोड़ी कम होती है। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन प्रोसेस को समझना जरूरी है। सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखते हैं।